नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। सेंट्रल पार्क में फिर मेला चल रहा था। बड़े बड़े झूले, खाने पीने के बेहिसाब स्टॉल, अनगिनत हस्तकला का सामान बेचती अस्थायी रूप से बनाई हुई छोटी छोटी टेंट की दुकानें, और इन दुकानों में बैठे हुए अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों से आए हुए व्यापारी। हर कोई अपनी दिवाली अच्छी बनाने की आशा में ग्राहकों की बाट जो रहा था। हर साल दिवाली के आसपास यहाँ यही मेला लगा करता था, और हर साल की तरह इस साल भी निरंजना मेले में जाने के लिए उत्सुक थी, उल्लास और उत्साहित में थी। मेले में पहुंचकर निरंजना एक अल्लड़ किशोरी सा बर्ताव करने लगती। कभी किसी झूले में बैठने की जिद, कभी काला खट्टा बर्फ का गोला, कभी कुम्हार द्वारा बनाया फूलदान खरीदने की, किंतु मौत के कुएं का खेल देखना वह कभी नहीं भूलती। कुछ और हो न हो, मोटरसाइकिल व कार को देखकर पुलकित होना अनिवार्य था। रजत को चाहे यह कितना भी बचकाना लगे, किंतु वह निरंजना के हर्षोल्लास पे कभी ठंडे पानी की फुहार नहीं फेरता। वे सच्चे मन से ये मानता था कि यदि गृहस्थी को सुखी रखना है तो उसे चलाने वाली गृहिणी का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि घर की स्त्री खुश रहेगी तभी घर और परिवार के सभी सदस्य खुश रह सकेंगे। आज भी कुछ झूलों में झूलने के बाद और जीप को रंग बिरंगे स्वादों से रंगने के बाद दोनों मौत का कुआं की टिकट लेकर सबसे आगे वाली रिंग में खड़े हो गए। खेल शुरू हुआ। घुप अंधेरे भरे गहरे गड्ढे में जगमगाती रोशनी लिए मोटरसाइकिल व कार एक दूसरे से उलट दिशाओं में दौड़ने लगी। दर्शकों की भीड़ में कई बच्चे व किशोर खेल को देखकर उत्तेजित हो रहे थे। मौत के कुएं के इस खेल में लोगों को क्या आकर्षित करता है? खतरों से खेलने का जज्बा, या यह भावना कि हम स्वयं खतरे को देख तो रहे किंतु उसकी पकड़ से बहुत दूर हैं, या फिर जीत का एहसास? जो भी था, निरंजना हर साल दिवाली के इस मेले में मौत के कुएं का खेल अवश्य देखती। उसे देखने के बाद वे काफ़ी देर तक प्रसन्नचित्त रहती। आज भी खेल खत्म होने पर रजत ने कुछ खाने के लिए उससे आग्रह किया। हाँ चलो, गोलगप्पे के स्टॉल पे चलते हैं। अरे मैं तो कुल्फ़ी खाने के मूड में हूँ। पहले गोलगप्पे खाएंगे, फिर जीप पर पटाखे फूटेंगे जब कुल्फ़ी खाएंगे। खुशी से दोनों ने मेले का आनंद उठाया और देर रात अपने घर लौट आए। काफ़ी थक गया हूँ आज, सोते समय रजत ने कहा। गुड नाइट, संक्षिप्त उत्तर देकर निरंजना ने कमरे की बत्ती बुझा दी, किंतु आज नींद उसकी अपनी आंखों से कुछ दूर टहल रही थी। शायद अब भी दिवाली के उस मेले से लौटी नहीं थी। थकान और विचारों को एक साथ मत्ती निरंजना समय से पीछे अपनी किशोरावस्था की गलियों में दौड़ने लगी। निरंजना हर लिहाज के आकर्षक थी। खूबसूरत नैन नक्श, उसको देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता, किंतु वह ठहरी बेहद अंतर्मुखी व्यक्ति। हर कक्षा में फर्स्ट आती, खेल कूद में भी मेडल जीतती, किंतु दोस्त बनाने में पीछे रह जाती। अपने जीवन से कई आशाएं थीं, जिनमें से एक थी प्रगति पथ पे आगे बढ़ने की। जब निरंजना कॉलेज पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो उसके साथ अब तक कभी नहीं हुआ था। क्लास में एक लड़का था जिसकी तरफ निरंजना अनचाहे ही आकर्षित होने लगी, खींचने लगी। उसने कई बार उसकी आंखों को भी इसी ओर देखते पकड़ा, किंतु कुछ कहने की हिम्मत न इस तरफ थी न उस तरफ। क्लास काफ़ी बड़ी थी, इसलिए निरंजना उसका नाम तक नहीं जानती थी, किंतु यह उम्र ही ऐसी होती है जिसमें विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। उसको देखकर निरंजना के अंदर एक अजीब सी भावना हिलोरे लेती। कभी शरीर में सुरसुरी दौड़ जाती तो कभी स्वयं ही नजरें झुककर अपने दिल का हाल छुपाने लगती। अर्जुन के लक्ष्य की तरह निरंजना के मन में भी एक ध्येय मिल गया। आमना सामना तो नज़रों का होता, लेकिन सिहरन पूरे बदन में होती। सारी रात बिस्तर पे वह करवटें बदलती। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। क्या करती, हिम्मत ही नहीं थी जो बात आगे बढ़ाती। वह ठहरी अंतर्मुखी और वो जनाब बहिर्मुखी। उनके ढेरों दोस्त, हर किसी से बातचीत, जिस महफिल में जाए रंग जमा दें। हालांकि देखने में वह कुछ खास नहीं था, किंतु उसका व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था, और निरंजना संभवतः उसके आगे एक लोहे की गोली जो उसकी तरफ खींची चली जाती। हॉस्टल के पास वाले मैदान में जब दशहरे पे मेला लगा तब उनकी पूरी क्लास ने वहां चलने का कार्यक्रम बनाया। वहां जाते हुए निरंजना एक योजना के तहत उस जनाब के आसपास भटकती रही। तभी उसके मुंह से सुना था कि उसका पसंदीदा खेल है मौत का कुआं। बस फिर क्या था, उस मौत के कुएं में भागती हुई गाड़ियों को देखने का दिल भी गोते लगाने लगा। कॉलेज का आखिरी दिन, अगर अभी नहीं बोली तो कब बोलूँगी, निरंजना की अंतरात्मा से आवाज़ आई। उसके प्रति उत्तर में निरंजना ने अपनी सीट बदली और ठीक उसके पीछे
उस दिन शुक्रवार था, दोपहर का समय। उसने कहा अपने दोस्त से कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। उसने जैसे ही ये बात सुनी उसकी घिघी बन गई, दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। कभी माँ कहती जल्दी से जल्दी इसकी शादी करो, तो कभी पिता धर्म का वास्ता देकर कोई और नहीं मिला था तुझे। लेकिन इस बीच अपने अंतर्मुखी चोले को उतार निरंजना खुद कहती, मैं नहीं मानती धर्म और जाति को, यह तो इंसानों ने बनाई है। मैं केवल अपने दिल की बात सुनूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सपनों में इतना कहना, जिंदगी में बात बाहर आएगी तब क्या होगा। खैर, निरंजना केवल सपनों से डरना नहीं चाहती थी। धर्म की इस मोटी मजबूत दीवार के बावजूद उसके नसीम से मित्रता कर ली। नसीम के अनेक दोस्तों में अब निरंजना का भी नाम जुड़ चुका। अब निरंजना का उद्देश्य था कि नसीम के मन में अपने लिए प्यार ले आए। जो भावना वह नसीम के लिए रखती थी, उसी का सिला यदि दूसरी तरफ से नहीं मिला तो मिलन पूरा कैसे होगा। आजकल निरंजना इसी उधेड़ बुन में रहने लगी। नसीम के मन में प्यार जब हिलोरे लेगा तब लेगा, लेकिन निरंजना का मन उसे देख कर ही बाग बाग हो उठता। उसके दिल ने भविष्य को लेकर ना जाने कितने सुनहरे सपने सजा लिए, जिनमें वह थी और उसका नसीम। पहले प्यार को दिल कभी नहीं भूलता। संभवतः उसे याद करते रहने में भी कोई बुराई नहीं। सच्चा प्यार न कभी कम होता न मरता। वह तो बस समय की गर्त में नीचे, कहीं नीचे दिल की सतहों में दफन होकर रह जाता। लेकिन वह बंधन जो पहले प्यार का दिल से होता, उस गिरह को खोल पाना शायद मुमकिन नहीं। पहले प्यार की याद आती, लेकिन एक प्रसन्नता भरी लहर की तरह, ना कि मायूसी भरी तरंग बनकर। पहले प्यार की याद में यदि मिलन की आशा नहीं तो छूट जाने की निराशा भी नहीं। वह अपने आप में पर्याप्त है, दिल में खुशियां भर देने के लिए। तभी तो आज निरंजना के दिल में मीठी यादें एक बार फिर अंगड़ाई ले रही थी। उन्हीं यादों को सीने से लगाए निरंजना नींद की आगोश में समा गई। आज मीटिंग है दफ्तर में, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलूंगा, कहते हुए रजत अखबार की सुर्खियों में खो गया। ठीक है, जल्दी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। निरंजना किचन की ओर बढ़ गई। दोनों की गृहस्थी में वह सब था जो एक आदर्श युगल में होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान। रजत और निरंजना की शादी को 5 साल बीत चुके और इन 5 सालों में दोनों ने एक दूसरे की अच्छी तरह समझ लिया और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लिया। दोनों की माताएं भी अब ये चाहती थी कि इनकी गोद भर जाए, लेकिन यह निर्णय इनकी अपनी ज़िंदगी का था। शादी के समय ही इन्होंने यह सोच लिया था कि परिवार आगे तभी बढ़ाएंगे जब हम चाहेंगे, न कि जब सामाजिक दबाव पड़ने लगेगा। आज निरंजना ने नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाए। नसीम को ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद थे। उसका दिल नसीम को याद कर रहा था। वह उसका मन पसंदीदा काम कर रही थी, रूप में नसीम को बैठा पाती। निरंजना का मन इस भावना को किसी बेवफाई के रूप में नहीं देखता। वह तो पूरी तरह रजत की है, बस दिल के एक टुकड़े में जो अभी भी नसीम के लिए धड़क रहा है। पहला प्यार शायद इसलिए भी नहीं भूलता क्योंकि यही वह इंसान है जिसने आपके दिल में कोरे कागज़ पे पहला हर्फ लिखा। उसके बाद तो इस दिल के कागज़ पे जो भी कुछ लिखा गया, उसने कहानी को आगे ही बढ़ाया। शुरुआत नहीं कि दिल का जो टुकड़ा पहले प्यार में पड़ा वह मासूम था, अनजाना था, अनभिज्ञ था। भविष्य में यह दिल जिसके भी पास जाए उस पर एक छाप लग चुकी है। पहले प्यार, पहला स्पर्श, वह तारों को गिनना, वो सपनों को बुनना। दिल पर पहली दस्तक की बात ही अलग होती है। वह एक अनुभवी दिल पे गुजरने वाली। रजत के ऑफिस चले जाने के बाद घर के कामकाज निपटाया, टेबल के आईने में खुद को निहार रही थी तो अचानक उसकी उंगलियां शादी की अंगूठियों में घूमने लगी। कुछ याद करते हुए फौरन अपनी अलमारी की ओर लपकी। अपने लॉकर में उसने चांदी का छल्ला निकाला जिस पे हरा पत्थर बखूबी खिल रहा था। अनायास ही वह यह धुन गुनगुनाने लगी, मैं तकोल तेरे रहना। यही वह अंगूठी थी जो उसने प्यार का इजहार करते समय निरंजना को दी थी। उसके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे खुशी से। हॉस्टल की छुट्टियों में घर जाएगी तो अपने मम्मी पापा से नसीम के बारे में बात करेगी, यदि वादा नसीम ने भी उसे दिया था। साथ साथ समय गुजारते और भविष्य में संजोते। शहर में अपना घर बनाएंगे तो कभी ये सोचते कि बच्चों के नाम क्या रखेंगे। दोनों ने अपने धर्मों को निभाते हुए किसी भी धर्म में दखलंदाजी नहीं करेंगे और रजिस्टर्ड विवाह करेंगे, दोनों ने सोच लिया था। इस बात का ख्याल रखते हुए दोनों ने काफ़ी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन होता वही है जो समय को मंजूर होता है। जब निरंजना ने अपने माता पिता से नसीम के बारे में बात की तो आसमान में छेद हो गया। माँ ने रो रो के घर में गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दिया और स्वयं को कोसने लगी कि क्यों लड़की को पढ़ने भेजा। अपनी नज़रों से दूर माँ का विलाप बढ़ता ही जा रहा था। ज़ोर ज़ोर से वे रोने लगी। हमारे ग्रंथी मूर्ख नहीं थे जो मनु कह गए कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और उसके बाद पुत्र के अधीन रखना चाहिए।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इसकी बातों में आकर दूसरे शहर इसे पढ़ने भेज दिया। देखो क्या गुल खिलाकर आई है, अपना मुंह तो काला करके आई है, हमारी भी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पिता तो जैसे सदमे में आकर कुर्सी से हिलना ही भूल गए। शाम तक वह उन्हें मनाती रही, तरह तरह की दलीलें देती रही, लेकिन जब एक बारगी खड़े होकर पिता ने यह कह दिया कि शायद इसे हम दोनों की झूलती लाशें देखकर ही सुकून मिलेगा, तो उसके आगे निरंजना विवश हो गई। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। जिस समाज ने सती की छवि रखने वाली अपनी देवी सीता को नहीं बख्शा, वह निरंजना जैसी स्त्री जब उसके माता पिता ही उसके निर्णय को नहीं अपनाएंगे तो वह और किसी से क्या उम्मीद रखे। आखिर अपने माता पिता की अर्थियों के ऊपर वह अपना आशियाना तो नहीं बना सकती। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि नसीम की ओर से भी कोई संदेश नहीं आया। संभवतः उसे भी ऐसे ही किसी दृश्य का सामना करना पड़ा होगा। आज निरंजना उसे माफ़ कर चुकी है, शादी करके आगे बढ़ चुकी है, पूरी ईमानदारी से रजत के साथ अपने रिश्ते को निभा रही है। किंतु आज भी जब कभी हवा में नमी होती है और आकाश में पीली रोशनी, तो उसका दिल पुरानी करवट में चला जाता है। यदि यह सच है तब वह क्या था? फिर इसी दिल ने उसे समझाया कि वह भी सच था। पिता की बात मानने और स्वीकारने के बदले उसने रजत का प्यार मिला। एक बारगी रजत से शादी कर ली। नसीम के प्यार को अपनी खोटी किस्मत मान के आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर उलट पैर आती यादों ने उसे बेचैन कर दिया। वह तो भला हो मार्क जुगरन, जो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने का नेक काम करता है। आज निरंजना फिर अपने लैपटॉप के सामने बैठ गई और नसीम को ढूंढेगी। निरंजना के दिल को चैन मिलेगा। उधर ऑफिस में मीटिंग के बाद रजत को अपने सचिव के पद के लिए आए बायोडाटा से ही छटनी करनी थी। एचआर डिपार्टमेंट में उसे काफ़ी सूरे रिज्यूम मिले। सर, आप जिन प्रत्याशियों को चयनित करेंगे उन्हें हम आपसे साक्षात्कार के लिए बुलवा लेंगे, फिर आप जिसका चुनाव करेंगे वही आपके सचिव के पद के लिए रख दिया जाएगा। बायोडाटा पढ़ते समय रजत की नज़र एक रिज्यूम पे अटक गई। नाम की जगह पे श्वेता सिंह लिखा था, स्थान की जगह आगरा। कहीं यह वही तो नहीं? श्वेता सिंह, और वह भी आगरा से। उत्साहत उसने आगे का बायोडाटा पढ़ना शुरू किया। कॉलेज का नाम पढ़ने के बाद उसे विश्वास हो गया कि यह वही श्वेता है जिसे वह अपना दिल हार चुका था। ऑफिस की सीट पे बैठे बैठे रजत का मन अपने माता पिता के घर आगरा की गलियों में विचरने लगा। रजत जब अपने माता पिता के साथ गांव से आगरा आया था तब वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। नया स्कूल, नया परिवेश, नए सहपाठी, ऐसे में क्लास में पढ़ रही एक लड़की की तरफ वह आकर्षित होने लगा। किशोरावस्था के हार्मोन्स के कारण मन उद्विग्न रहता, भावनाएं मचलती और जी चाहता कि सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार हो। रजत उस लड़की के प्यार में खुद को 7वें आसमान पे महसूस करने लगा। भले ही यह एक तरफा था जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था। स्कूल में श्वेता को देखने पर रजत की आंखों की पुतलियां फैल जाती। एक बार उसके एक दोस्त ने पूछ लिया, क्या यही तेरे सपनों की रानी रजत? रजत ने उसका जवाब देते हुए कहा था, ये मेरी ड्रीम गर्ल नहीं हो सकती क्योंकि मैं इतने अच्छे ख्वाब भी नहीं देख सकता। यह तो परफेक्ट है और कहाँ मैं, ना मेरा जीवन में कोई उद्देश्य है, ना ही इसकी तरह मैं परिश्रमी। बात को ख़त्म कर रजत वहाँ से चला गया। वह नहीं चाहता था कि स्कूल में श्वेता के लिए कोई भी कुछ गलत कहे जिससे वह प्यार करता। उसे बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो यह था कि रजत को श्वेता के सिवा और कोई नज़र नहीं आता। उसे आज भी याद है वह पहला दिन जब उसने श्वेता को देखा था। रजत भले ही श्वेता पर दिलो जान से मरने लगा था, किंतु यह कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। खैर, अल्लड़ बचपन से अल्लड़ जवानी तक रजत श्वेता को ही निहारता रहा। अब वह गज़ब के सौंदर्य की मालकिन हो गई थी। जब दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया तब रजत की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। दोनों की दोस्ती तो स्कूल के दिनों से ही हो चुकी थी, किंतु अपने दिल की बात ज़बान तक लाने की हिम्मत रजत में नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में श्वेता उससे दोस्ती भी तोड़ बैठे। लेकिन श्वेता उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। कॉलेज में आने के बाद श्वेता ने ही उससे अपने दिल की बात कही, रजत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। रजत का दिल बिल्लियों उछलने लगा। शायद यही वह मौका था जिसका उसे हमेशा से इंतज़ार था। क्या कहना चाहते हो तुम? उसने अपना पसीना पोंछ लो, आराम से बैठो। रजत के दिल का हाल उसके चेहरे पे झलकने लगा। अपने दिल को बामुश्किल थामे वह श्वेता के मन की बात सुनने बैठ गया। पर फिर जो श्वेता ने बताया उसे सुनकर रजत का दिल खन्न से बिखर कर रह गया। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो जयपुर में रहता है। हम दोनों ऑर्कुट के ज़रिए मिले और हमें प्यार हो गया। मुझे नहीं पता कैसे, हम आज तक
एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, पर मेरा दिल जानता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आगे न जाने क्या क्या कहती, लेकिन रजत के कानों ने सुनना बंद कर दिया। रजत का चेहरा मलिन हो उठा, मानो चेहरे पे दोपहरी की साए साए में लिपटा सूनापन और वीरानी छा गई। वह भीतर ही भीतर सुलगने लगा, मगर शायद प्यार आप ही को बेहतरीन अभिनय करना भी सिखा देता। श्वेता की बात पर पूरा ध्यान देते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए, कोई नहीं बता सकता कि अंदर कितना टूटा था रजत। ऊपर से यही बोलता रहा, तुम्हें मुझसे जो मदद चाहिए मैं करूँगा, आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी, हम दोस्त जो हैं। लेकिन रजत का दिल घायल हो चुका था। कॉलेज पूरा होते होते रजत ने श्वेता से काफ़ी दूरी बना ली। करता भी क्या, उसका दिल हर बार उसे देख मचल उठता। हर बार मचलने दिल को संभालना कोई हंसी खेल नहीं। कॉलेज के बाद दोनों भिन्न शहरों में आगे की शिक्षा के लिए चले गए। अलग अलग शहरों में दोनों की डिजिटल दोस्ती कायम रही। श्वेता के जयपुर वाले अफेयर को बचपन की भटकन की संज्ञा दे रजत ने एक बार फिर प्रयास करने का निर्णय लिया, परंतु इस बार वह खुद फ्रेंड जोन होने से बचा। इस बार उसने सोशल मीडिया के जरिए अकाउंट पे श्वेता के साथ फ्लर्टिंग से शुरुआत की। ऐसा देख उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब दूसरी ओर बैठी श्वेता ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि कभी कभी उसे यूँ लगता जैसे श्वेता भी ऐसा ही चाहती है। वह भी हंसी मजाक से उसकी फ्लर्टिंग का जवाब देती। रजत तब अपने और श्वेता के रिश्तों को अगले कदम तक पहुंचाना चाहता था, किंतु श्वेता अक्सर उसे दोस्त या बड़ी कहकर पुकारा करती। फिर भी श्वेता के दिल में क्या, इसको लेकर रजत अक्सर उलझन में रहता, क्योंकि उसने क्या खाया, कब खाया, कितना सोया, पढ़ाई कर ली आदि प्रश्नों से श्वेता उसे बम्बार्ड करती। इसका निष्कर्ष उसका मन यही लगाता कि श्वेता भी उसकी ओर आकर्षित है। शायद यह प्यार एक तरफा नहीं, रजत इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के ख्वाब सजा रहा। उसे बताया कि उसकी शादी होने वाली है। उसने बताया कि उसके परिवार वालों ने उसके लिए एक लड़का देखा और अगले साल उसकी शादी कर दी जाएगी। एक बार फिर रजत का दिल टूटा, वह भी उसी लड़की के हाथों। इस बार रजत खुद को संभालने में स्वयं को विफल पाने लगा। उसने ठान लिया था कि अब वह श्वेता से कोई सरोकार नहीं रखेगा। अगर श्वेता उसकी हो गई होती तो उसकी राह में वह असंभव को भी संभव बना देता, उसको दुनिया की हर खुशी देता, चाहे इसके लिए उसे पूरे संसार में लोहा लेना पड़े। प्यार में उसे एक लड़के से एक पुरुष में तब्दील कर दिया। एक पुरुष के लिए उसका पहला प्यार अविस्मरणीय होता है। एक प्रेमी और महबूबा को वह स्थान देता है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिया, शायद अपने परिवार और अपने दोस्तों से भी ऊपर। उसके लिए प्यार स्वार्थ रहित व शर्त रहित होता। उसे आज भी याद है, स्कूल में उसके दोस्तों ने उसे समझाया था, अरे यार, किसी पर इतना भी फिदा ना हो जाके उसके परे दुनिया ही ना रहे। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जब तक वह तुम्हारे पास है उसे प्यार करो, लेकिन जब वह बिछुड़ जाए तो उसे जाने दो। हमारे समाज की एक विडंबना यही भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, बेचारा अंदर से कितना भी टूट रहा हो, ऊपर से उसे अपनी इमेज बना के रखनी पड़ती है, मजबूत और भावनाहीन दिखाना पड़ता है। इसी चक्रव्यूह में फंसकर रजत भी ऊपर से शांत बना रहा। यह तो उसका दिल ही जानता था कि आज भी उसके एटीएम के पिन नंबर श्वेता के जन्म की तारीख है, क्योंकि आज भी वह श्वेता से प्यार करता था। जहाँ भी जाता श्वेता उसके साथ, जबकि एक बार ठान लेने के बाद उसने कभी श्वेता को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मन की आर्द्र पुकार कहने लगी कि यही है जिसका बायोडाटा उसको चयनित करना है। अगले कुछ दिनों तक रजत एचआर डिपार्टमेंट के पीछे लगा रहा, क्यों नहीं, वो चयनित प्रत्याशियों का साक्षात्कार करवा रहे। उसकी जिद थी कि सारे काम छोड़कर पहले उसके सचिव पद की नियुक्ति की जाए। आजकल घर में भी रजत पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। थोड़ी बहुत चोहल निरंजना से भी करता। यही तो एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट है फ्लर्टिंग का। पति महोदय बाहर फ्लर्टिंग करते हैं, घर में पत्नी को भी खुश रखते हैं। उनका अपना दिल जो उत्साहित रहता। प्रसन्न चित्त तो आजकल निरंजना भी बहुत थी। सोशल मीडिया साइट पे आखिर उसने नसीम को खोज जो निकाला। नसीम आजकल दूसरे शहर में रहता, किंतु काम के चलते उसका दिल्ली आना होता। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अगली बार जब वे दिल्ली आएगा तब दोनों मुलाकात ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्दी वह दिन भी आ गया। नसीम का दिल्ली आना हुआ। सुबह से फटाफट सारे काम निपटाकर स्वयं मेकअप करके मिलने तय रेस्टोरेंट के लिए घर से चल पड़ी। रास्ते से ही उसने रजत को एसएमएस भेज दिया कि वह अपने ओल्ड टाइम फ्रेंड से मिलने जा रही है, हो सकता है कि शाम को थोड़ी देर हो जाए। उधर रजत ने साक्षात्कार के लिए श्वेता को कंपनी द्वारा बुलवा भेजा। उससे मिलने के लिए ऑफिस नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में मुलाकात तय की।
इसका कारण श्वेता को यह बताया गया कि जिन सर को इंटरव्यू लेना है वह उस दिन किसी मीटिंग के लिए ऑफिस में उपस्थित नहीं होंगे। सो जहां वे उपस्थित होंगे आप वहीं पहुंच जाइए। श्वेता को भी इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा, क्योंकि आजकल कई साक्षात्कार ऑफिस से बाहर भी होते हैं। तय समय से पहले रजत उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर श्वेता की प्रतीक्षा करने लगा। नसीम को रेस्टोरेंट में पहले से अपने लिए प्रतीक्षारत पाकर निरंजना का दिल एक बारगी ज़रा ज़ोर से उछला। तो क्या आज भी नसीम उसी से प्यार करता है? अपने पहले प्यार को सामने पाकर निरंजना कभी उत्तेजना से भरने लगी तो कभी विवाहिता होने के कारण संकोच से अपने रेशमी बालों को बराबर अपने गुलाबी गालों पर गिरने से रोकने के लिए अपनी कोमल उंगलियों से कानों के पीछे ढकेलने लगी। रहने दो ना इन जुल्फ़ों को अपने सुंदर चेहरे पे। तुम भूल गए हैं क्या कि मुझे तुम्हारी ये जुल्फ़ें कितनी पसंद है? नसीम के कहने पे निरंजना केवल मुस्कुराकर नज़रें नीचे की। फिर बातों का दौर चला। निरंजना ने अपनी सुनाई, कुछ उसने अपनी सुनाई। हल्का महसूस कर रही थी। इसी पल के लिए वह न जाने कितने समय से तरस रही थी। मुझे यह जानकर अत्यंत अफसोस हो रहा है नसीम कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। काश मैं तुम्हें उस समय मिल पाती। बस एक बार तुम्हें अपनी मजबूरी बता देना चाहती थी। आज वह बोझ भी दिल से उतर गया। अफसोस शायद हमेशा रहेगा। निरंजना ने अपनी बात पूरी की। नसीम खामोशी से निरंजना के चेहरे को निहारता रहा। फिर हौले से कहने लगा, समय तो अपने हाथ में होता है। अगर सोचो कि बीत गया तो अलग बात है, वरना आज भी समय हमारे साथ ही है। देखो हम आज भी एक साथ हैं, यदि तुम चाहो तो। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। निरंजना उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, यदि मेरी शादी ना हुई होती तब बात अलग थी, पर अब मैं रजत की पत्नी हूँ। ऐसे में हमारा रिश्ता पाप कहलाएगा। ऐसा क्यों कहती हो भला? पहले हम दोनों ने प्यार किया। रजत तो तुम्हारी ज़िंदगी में बाद में आया। सो इस रिश्ते में तीसरा वो है। अगर तुम्हारे और मेरे घर वाले धर्म के चक्कर में ना पड़कर हमारे प्यार के लिए राज़ी हो गए होते तो तुम्हारी शादी दूसरी जगह नहीं होती। आज हम एक साथ होते। जब श्वेता आरक्षित टेबल पे पहुंची तो वहां रजत को बैठा देख उसका चौंकना स्वाभाविक था। रजत तुम यहाँ? हाँ श्वेता, मैं ही हूँ जिसके साथ आज तुम्हारा इंटरव्यू है। हो गई ना सरप्राइज़? मैं तो तुम्हारा बायोडाटा पढ़ते ही तुम्हें पहचान गया था और तुमसे मिलने के इस मौके को मैं किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहता था। सारी स्थिति समझने के बाद श्वेता और रजत हंस हंस कर एक दूसरे के साथ आज तक बीती ज़िंदगी के अनुभव बांटने लगे। कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। न जाने क्यों इतने समय से हम मिले नहीं। तुम तो मेरे BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रहे हो। श्वेता उसे अपनी शादी, गृहस्थी, बच्चों के किस्से सुनाने लगी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। जाहिर था कि अपनी ज़िंदगी में श्वेता अच्छी तरह रम चुकी है और उसे कोई शिकायत भी नहीं। प्यार हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, वह तो अधूरी ख्वाहिशों और निराश सपनों के कारण टूटता है। रजत को समझ आ रहा था कि उसका प्यार वाकई एक तरफा था। तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में बैठी निरंजना पे पड़ी। निरंजना को देखते ही वह असहज हो उठा। यदि उसने रजत को यहाँ किसी अन्य महिला के साथ बैठे देख लिया तो न जाने उसके बारे में क्या सोचने लगे। उससे याद आया कि आज निरंजना भी अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गई है। इत्तेफाक देखिए दोनों एक ही रेस्टोरेंट में पहुँच गए। लेकिन मौजूदा स्थिति में रजत उस की तरफ था जो अपनी दाढ़ी के तिनकों को छिपाने के प्रयास में जुटा हो। वह आगे कुछ कहता इससे पहले ही श्वेता बोल पड़ी, रजत मैंने नौकरी के लिए आवेदन अवश्य दिया, किंतु कल ही मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। इस कारण यह नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ यही बताने आई थी। लेकिन कितना अच्छा हुआ जो तुमसे मुलाकात हो गई। आगे भी हम टच में रहेंगे। घर लौटते समय कैब में बैठी निरंजना आज नसीम के साथ बिताई दोपहरी को रिवाइंड करने लगी। नसीम आज भी उसे चाहता है, आज भी उसकी राह देख रहा है। शायद अगर वह चाहे तो नसीम के पास जा सकती है, पर क्या वह ऐसा चाहती है? क्या रजत के साथ बिताए शादीशुदा ज़िंदगी के 5 साल इतने हल्के हैं कि वह उनका हाथ छुड़ाना उसके लिए संभव है? इस सारे प्रकरण में रजत कहाँ खड़ा होता? उसकी क्या गलती? निरंजना दोनों पलड़ों के बीच झूलने लगी। जहन के कांपते हुए पानी पर असमंजस की नाव बह निकली। तभी FM पे गाना बजने लगा, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। नहीं, वह रजत को नहीं छोड़ सकती जिसके साथ उसने अपनी गृहस्थी बसाई, जिसने उसका हमेशा ध्यान रखा, उसे पूरा प्यार दिया, अपने परिवार में सम्मान दिया। उसे वह कैसे बिसरा दे? यदि उसने एक गलत कदम उठाया तो रजत का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए वह अपने पति की ज़िंदगी को स्याह नहीं कर सकती।
कई बार हमारे जीवन के कुछ ऐसे अंश होते हैं जिन्हें हम न भूल सकते हैं और न मिटा सकते हैं, जो हमें सुकून भी देते हैं और कष्ट भी, परंतु उन्हें हम अपने दिल में कोनों में हिफाजत से संजो के रखना चाहते हैं। पहला प्यार इस सूची में संभवतः सबसे ऊपर आता है। रजत की कार में भी एफएम पर गाना बज रहा था, सिर्फ एहसास है यह रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। कहानी आपको कैसी लगी